नमस्कार साथियों, स्टडी साला 2.0 के ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। आज हमारा साइंस का फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम श्वसन की दूसरी क्लास लेंगे। श्वसन की जो पहली क्लास हमारी हुई थी, उसमें जो जो हमने डिस्कस किया था, इस चैप्टर में जो जो चीज़ें हमें पढ़नी है उसके बारे में अभी हम आपको डिटेल में पहले तो शॉर्ट में बता देंगे, फिर उसके बाद डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपको। ठीक है ना? अगर किसी बच्चे को पीछे प्रीवियस क्लासेस में कहीं कोई डाउट है तो मैसेज के थ्रू कमेंट कर सकता है, बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? और आप प्रीवियस क्वेश्चन करते रहिए, बाकी हमारे साइड से भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस में हम करा देंगे। ये आपको हम बता देंगे कब से क्लासेस आएंगी, आपको मिल जाएगी। ठीक है ना? तो आज की हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ जुड़िए, अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। साइंस में आपके 30 में 30 मार्क्स आएंगे, गारंटी है। ठीक है ना? 30 में 30 मार्क्स आएंगे, जो आपके आगे भी अदर एग्ज़ाम में भी बहुत काम करेंगे। जैसे और भी बच्चे हैं जो अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो वनडे की, वो बच्चे भी आप आराम से यहाँ से कवर कर सकते हैं साइंस को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो अपनी क्लास का हम आगाज़ करते हैं। तो हमारा जो हमें जो रेस्पिरेशन में जो पढ़ना क्या है, रेस्पिरेशन में हमें रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था डेफिनेशन क्या है। भोजन से मुक्त होने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वही हमारी श्वसन कहलाती है। ठीक है ना? हमने बताया था कि जब भी हम कोई भोजन लेते हैं तो ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे पेट में जाता है और पेट में से वो ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे सेल में जाता है। सेल के अंदर फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फिर क्या बनाएगा, वो ऑक्सीजन हमें मिलेगी, वहां से हमें मतलब एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर है बात यहाँ पे? तो हमने ये बताया कि परिभाषा क्या कहती है श्वसन की। तो परिभाषा से यही मतलब है कि भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की जो क्रिया है वही क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। ठीक है ना? फिर श्वास और श्वसन। अब ब्रीदिंग, सबसे पहले तो हम बता रहे हैं कि क्या क्या हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की बात करें तो चूंकि ब्रीदिंग जो है एक भौतिक प्रक्रिया है, याद रखिएगा। एक कौन सी प्रक्रिया है? एक भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है ना? लेकिन जो श्वसन है अर्थात रेस्पिरेशन, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक प्रक्रिया है। दोनों में ये है कि इसमें सिर्फ सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं ब्रीदिंग में, लेकिन श्वसन में हम फूड लेते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है, तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इसलिए कहा गया कि श्वसन जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है और ब्रीदिंग जो है आपकी भौतिक प्रक्रिया है। ठीक। अब श्वसन के प्रकार मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, इसको भी हमने अभी यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा कि दो प्रकार का श्वसन होता है, वायवीय और अवायवीय। ठीक है? आक्सी और अनाक्सी जिसे कहते हैं। ठीक। अब श्वसन बनाम दहन, इसका मतलब रेस्पिरेशन क्या है और कंबशन क्या है। हमने पीछे क्लास में आपको बताया है कि जो हमारा रेस्पिरेशन और श्वसन दोनों एक ही क्रिया हैं, दोनों एक ही क्रिया हैं। बस फर्क ये है कि ये बॉडी के अंदर होता है और ये बॉडी के बाहर होता है। ठीक है? मेरी पीछे वाली क्लास को, जो पहली क्लास श्वसन की थी, उसमें देखिए तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। डेफिनेशन मिल जाएगी, श्वसन के प्रकार मिल जाएंगे, श्वसन बनाम दहन हो जाएगा। अब श्वसन तंत्र के अंग कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जब हम सांस लेते हैं? तो जैसे नोज है, नाक, अब नाक के थ्रू ही लेते हैं तो नोजल कैविटी हो जाती है। ठीक है ना? फिर हमारी फेरिंग्स होती है। ठीक है? और फेरिंग से बाद फिर हमारी उसके बाद ट्रैकिया हो जाती है, ब्रोंकाई हो जाता है। ठीक है ना? चेस्ट होता है, फिर डायफ्राम आ जाता है इसी में। तो ये हमारे उसके तंत्र हैं, श्वसन तंत्र के अंग हैं। क्लियर है बात? उसके बाद श्वसन की यांत्रिकी मतलब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। एक्चुअल में हम ब्रीदिंग ब्रीदिंग का मतलब हमने क्या बताया कि सांस लेना और छोड़ना। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे होता है सांस लेना छोड़ना? तो इसमें दो प्रकार, एक तो हम सांस लेंगे अर्थात अंतःश्वसन, और सांस छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? उच्छ्वसन। ठीक है? डायफ्राम और पसलियों की भूमिका, जैसे हम
जब हम सांस लेते हैं तो हमने क्या कहा कि हमारा जो लंग्स है, लंग्स के इसके नीचे, चूंकि हमने क्या बताया कि श्वसन तंत्र का एक अंग हमारा क्या है, डायफ्राम भी है। तो यहाँ उसमें जो हमारे लंग्स है उसमें पसलियाँ होती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो आप देखिए तो उसमें पसलियाँ सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, मतलब ये कह रहा है कि डायफ्राम और पसलियों की भूमिका। तो डायफ्राम में क्या चेंज जाता है, ऊपर जाता है या नीचे आता है, और पसलियों में क्या होता है, ऊपर आता है या नीचे आता है। तो इन बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में। तो फिर हमने कहा गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, तो हमने ये बताया, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। गैसियस एक्सचेंज जैसे कि जब हम सांस लेते हैं, ठीक है ना, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो गया ना, बदलाव हो गया। हमने लिया क्या, ऑक्सीजन, दिया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर हमारा क्या है, वही ऑक्सीजन का जब हम परिवहन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो किस फॉर्म में होता है, यहाँ पे देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है बॉडी में। जैसे परिवहन का मतलब हुआ कि हमने जब ऑक्सीजन लिया तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जब गया तो उसका परिवहन हुआ ना। दूसरी चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बाहर आता है हमारे अंदर से। दो चीज़ें हैं। अब हम होता क्या है कि हम जब सांस लेते हैं तो 78% क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है, और 21% क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे, अभी हम बताएंगे आपको कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेते तो हम कितना है, 78% लेते हैं, और यहाँ पे 21% लेते हैं, और यहाँ पे 0.03% इतना जाता है सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन निकलता कितना है, तो नाइट्रोजन तो जितना लेते हैं उतना निकल आता है। और ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि एटीपी की भूमिका। अब सॉरी, कोशिका श्वसन, कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, एटीपी फॉर्मेशन कैसे होता है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये क्या होती हैं, फिर ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया क्या है, ये मैंने बता दिया है, पीछे क्लास में देख लीजिएगा, अभी डिस्कस कर लेंगे। क्रेब्स चक्र क्या है जो माइटोकांड्रिया में संपन्न होता है, ये ये क्या है, इसके बारे में मैंने पीछे क्लास में बता दिया है। एटीपी की भूमिका क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है इसका फुल फॉर्म, जिसे एनर्जी करेंसी कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, है ना। कोशिका की मुद्रा भी कहते हैं। श्वसन गुणांक जो होता है, जैसे हम इसको कहते हैं श्वसन गुणांक, जो हमारा आर क्यू है, इसको हम लिखते हैं CO2/O2। इसका मतलब है कि जब भी हम सांस लेते हैं इन्वायरमेंट से, ठीक है, तो कितना ऑक्सीजन ले रहे हैं और कितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, उसका रेशियो कितना, वो आर क्यू होता है, रेस्पायरेशन कोसेंट होता है, ठीक है ना। श्वसन के विकार, मतलब कि जैसे श्वसन के कारण कौन कौन सी बीमारी हो जाती है, तो एक एम्फिसीमा होती है, ठीक है ना। जैसे फिर हमने कहा कि दमा हो जाती है, हे फीवर होती है, ठीक है। तो ये डिजीज़ हैं। तो इतने टॉपिक के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट क्लासेस जो हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने यही पढ़ाया था कि ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। मैंने ये बताया था कि श्वसन दो प्रकार का होता है, एक आक्सी और एक अनाक्सी। इसी का नाम वायवीय और अवायवीय है। फिर इसी को हमने इंग्लिश में कहा था एरेबिक और एनएरेबिक। इसका मतलब ये है कि ये इसको हम बोलते हैं एरेबिक और इसको बोलते हैं एनएरेबिक। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। भाई मैंने बताया ना कि एरेबिक जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है यहाँ पे। चलिए, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है क्या, अनाक्सी श्वसन, ठीक है। और दोनों में मैंने क्या बताया था, यहाँ पे अब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तब भोजन का क्या होगा, पूर्ण दहन होगा। अब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो भोजन का आंशिक दहन होगा, ठीक है। काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, यस। जब भोजन का पूर्ण दहन होगा तो ऊर्जा मुझे अधिक मिलेगी, और यहाँ पे भोजन का आंशिक दहन हुआ इसलिए क्या हुई, ऊर्जा कम मात्रा में प्राप्त हो रही है। क्लियर है बात। चलिए, अब हम जब ऑक्सीजन करते हैं तो क्या बनता है कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, हमने यही तो बताया है, C6H12O6, ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, H2O मिलेगा, और 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होगा, या 36 ATP। एक्चुअल में क्या होता है कि दो ATP जो क्रेब्स साइकिल होती है हमारी, क्रेब्स साइकिल जो होती है, जिसको मैंने बताया था, अभी अभी मैंने डिस्कस किया था कि जब वायवीय श्वसन होता है तो क्रेब्स साइकिल में, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, तो वहां पे दो एटीपी ऊर्जा क्या होती, खत्म हो जाती है, इसलिए यहाँ पे 36। तो ऑप्शन में पेपर में अगर 38 या 36 है तो आप दोनों में से कोई लगा सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं मिलेगा।
दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। हो सकता है या तो 36 मिलेगा या 38 मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि जो अवायवीय श्वसन होता है, इसका मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अब होगा क्या कि उसमें दो प्रकार का होता है, एक तो सूक्ष्म जीवों में होता है, ठीक है। दूसरा होता है कहाँ पे, एक सूक्ष्म जीव में होगा, और दूसरा आपका होगा कि मसल्स में, मसल्स में। अब मसल्स की बात करें, मानव की मांसपेशियों में, तो मानव की मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है और 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी लैक्टिक अम्ल की वजह से ही मैंने बताया कि बॉडी में क्या होती है, अकड़न होती है। क्या होती है, बॉडी में अकड़न होती है। जो सूक्ष्म जीवों में होता है, जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें एथिल अल्कोहल, CO2 और 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ये आप याद रखना पड़ेगा इस बात को, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो ऑक्सीजन होता है ये संपन्न कहाँ होता है, ठीक है ना। तो ये माइटोकांड्रिया, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव मतलब साइटोप्लाज्म एवं माइटोकांड्रिया में होता है। मैंने पूरी डिटेल से इसको मैंने डिस्कस किया है, आप देख लीजिएगा पीछे क्लास में कैसे हुआ है। तो क्या बताएंगे आप कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ होता है, कोशिका, मतलब कि कोशिका द्रव एवं माइटोकांड्रिया में होता है। यह केवल कोशिका द्रव में होता है, क्योंकि यहाँ माइटोकांड्रिया का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। चलते आगे चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर लिया था, आगे चलते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट इसी का कि मानव श्वसन तंत्र, कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब हम इंसान सांस लेता है ना, रेस्पिरेशन, श्वसन करता है, सांस नहीं श्वसन करता है, तो उसमें कौन कौन से तंत्र इस्तेमाल होते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, यूज होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद क्या करना है कि श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग हैं। क्लियर है बात? हाँ, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि श्वसन तंत्र में कौन कौन से मुख्य अंग हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि नाक होती है हमारी, क्या होती है, नाक होती है, ठीक है। फिगर आपके सामने है, नाक होती है। अब नाक से जो ऐसे नली गई है, ठीक है ना, तो हम ये इसको यहाँ पे बना हुआ है हालांकि। तो ये जो नाक है ना, ये इसको मैं ऐसे करूँ यहाँ पे, तो मैं कहूँगा यहाँ पे ये जो है वो क्या है, ये नोज है, नोज अर्थात नाक है। और ये वाली जो है ये हमारी क्या है, ये नोजल कैविटी है, नोजल कैविटी है, ठीक है बात। अब नोजल कैविटी को हम नसिका गुहा कहते हैं, ठीक है ना। कैविटी मीन्स जो होती है उसे हम गुहा कहते हैं, हिंदी में ध्यान रखिएगा। फेरिंग्स, फेरिंग्स जो होता है, ये एक्चुअल में जो फेरिंग्स है ये हमारा दो जगह इस्तेमाल होता है। एक तो रेस्पायरेशन में इस्तेमाल यूज किया जाता है, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन, और दूसरा क्या होता है हमारा, डाइजेशन। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि श्वसन तंत्र का कौन सा अंग है जो श्वसन और डाइजेशन दोनों में यूज किया जाता है, तो आप कहेंगे ग्रसनी अर्थात फेरिंग्स, ग्रसनी अर्थात फेरिंग्स। फिर उसके बाद क्या होता है, श्वास नली, श्वास नली, ट्रैकिया, जिसके माध्यम से सांस आती है। देखो यहाँ पे क्या है, ये फेरिंग्स है, ठीक है ना, ये क्या है, फेरिंग्स है। और फिर यहीं पे आपका आ जाएगा क्या, ट्रैकिया, ये ट्रैकिया आ जाएगा। अब हमारा क्या होगा, ये दो पार्ट में बढ़ जाता है, ऐसे दो पार्टों में बढ़ जाएगा। क्लियर है, दो पार्ट में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम कह दें कि ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा लंग्स बन गया, ठीक है ना। तो यहीं पे हमारा ये वाला जो होता है ये ब्रोंकाई होता है, क्या होता है, ब्रोंकाई होता है। फिर लंग्स होगा, और लंग्स के बाद जो कि ये वाला जो है, ये हमारा पोर्शन जो है ये क्या है, ये डायफ्राम है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि हमारे श्वसन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं। तो क्या है, नोज है, नोजल कैविटी है, फेरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ठीक है, और लंग्स हैं, फेफड़ा, और जो और क्या है, डायफ्राम है। इतने सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। टोटल 7 पॉइंट हैं। क्लियर। अब आगे हम बात करेंगे कि हमारे जो बॉडी में ऐसे आएगा। तो एक्चुअल में होगा क्या कि यहाँ से ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या है बेटा, ये लंग्स है, ये क्या है, ये लंग्स है।
ठीक है ना। तो हमने क्या क्या, ये नोज है, नोजल कैविटी है, फिर आपका फेरिंग्स है, फिर ट्रैकिया है, फिर ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के बाद फिर आपका यहाँ पे क्या है, लंग्स है, फिर क्या है, डायाफ्राम है। क्लियर है बात। तो होता क्या है कि अब देखिए जो डायाफ्राम है ना, यहाँ पे ध्यान दो, ये बेटा जो डायाफ्राम है ये फेफड़े एक झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं जिसे प्लूरा कहा जाता है। अब जो ये हमारा फेफड़ा है ना, ये जो मेरा फेफड़ा है ये, ठीक है, ये क्या है, ये जो फेफड़ा है इसमें क्या है, ये पसलियां हैं। तो ये जो होती हैं एक झिल्ली के द्वारा घिरी होती हैं। किससे घिरी होती बेटा, एक झिल्ली के माध्यम से घिरी होती हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब इसे क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्लूरा, है ना। इसी क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। बात ठीक है। और आगे ध्यान दीजिएगा, पेन का कलर चेंज करते हैं। चलिए, इसको क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। लेकिन जो ये वाला पार्ट होता है, ये हमारा ये वाला अगला पॉइंट क्या है कि फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा क्या है, इसका मतलब ये जो पार्ट है ना, ये जो फेफड़ा है, ये क्या है, ये थोरैसिक कैविटी बोलते हैं इसे। वक्ष गुहा को थोरैसिक कैविटी बोलते हैं, थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, वक्ष गुहा। ठीक। तो सबसे पहले ये रखेंगे कि जो हमारा फेफड़ा है वो किससे घिरा होता है, प्लूरा। एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली का नाम क्या है, प्लूरा है। ठीक। अब इस किसके अंदर होता है, जिसे हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी अर्थात वक्ष गुहा। इसी पॉइंट को यहाँ पे बताया गया है। गैसों का विनिमय वायु कोष्ठकों के द्वारा होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बेटा कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे हमारा ये जो लंग्स था, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ये लंग्स है ना, तो जब यहाँ पे ये ऐसे आया तो, एक मिनट बेटा, इसको जब हम ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पे ऐसे आएगी, ये ये यहाँ से ब्रेक हो गई, फिर आया, फिर ये ब्रेक हो गई। ठीक है ना, ऐसे। अब देखिए क्या है, ये ऐसे, सपोज दैट ऐसे। तो बहुत सारी ये क्या हैं, ये कोशिकाएं हैं। ठीक है ना, बहुत सारी क्या हैं, कोशिकाएं हैं। यहाँ पे बन गई, यहाँ पे अगर बात करें तो ऐसे। तो ये क्या है, ये कोशिकाएं हैं। इसका मतलब जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन आती है इन्हीं कोशिकाओं में क्या होती है, वो भर जाती है। तो वो कह रहा है गैसों का विनिमय वायु कोष्ठकों के द्वारा होता है, जिसे हम एल्वियोली कहते हैं। क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं, है ना। वायु कोष्ठक या कोशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कोशिका बोलते हैं। बताओ यहाँ तक क्लियर है। तो वायु कोष्ठक को ही एल्वियोली बोलते हैं। और आपसे पूछा जाता है कि फेफड़े की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कहेंगे एल्वियोली अर्थात कोशिका है। ठीक है ना। जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं उनका पता क्या डैमेज होता है, उनकी कोशिकाएं डैमेज होती हैं, जो एक बार बनने के बाद दोबारा बनती नहीं है। लगभग एक अप्रॉक्स हमारे बॉडी के अंदर 600 मिलियन कोशिकाएं हैं, मतलब कि हमारे लंग्स के अंदर। अब क्या होती है धीरे धीरे, जब भी कोई आप सिगरेट वगैरह ऐसे सेवन करते हैं जो धूम्रपान है, तो उसमें क्या होता है कि ये डैमेज होती हैं। जब ये डैमेज होंगे दोबारा बनेंगे नहीं। तो आगे देखेंगे इसके इसके फंक्शन क्या है, कोशिकाओं के फंक्शन के बारे में हम देखेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि कितनी हार्मफुल होता है हमारे लिए जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं। क्लियर है बात। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमने कहा फेफड़ा, लंग्स के बारे में बात करेंगे, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि लंग्स में हमारे, अब यहीं पे आ जाएगा इनहेलेशन, है ना, अंतः श्वसन होगा, और एक्सलेशन। इसका मतलब जब हम सांस लेते हैं तो इनहेल कर रहे हैं, इनहेलर। ठीक है ना। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्सलेशन। अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों में इस बात को मैं समझाऊंगा कि उच्छ्वसन क्या है, फिर एल्वियोली, तीनों बातें। एक्चुअल में फेफड़े के तीनों, इसमें फेफड़े से संबंधित तीनों हैं, तो इसलिए हम इसको अलग से बताएंगे आपको। जैसे मैंने ये कहा, ध्यान दीजिएगा कि अभी मैंने जब फेफड़ा बनाया था, ध्यान दीजिए, देखिए ये ग्राफ है, ये लंग्स का ग्राफ है। ठीक है ना। अब लंग्स में ये वाली जो है ये ट्रैकिया है, यहाँ पे क्या है, ये ब्रोंकाई है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब यहाँ पे देखो ये ब्रांचेस में बंट गई, तो ये जो बने हैं ना ये सब, एक मिनट, ये जो बने हैं ये सब, ये सारी क्या है, ये सब, ये सब कोशिकाएं हैं। ये सब क्या है, कोशिकाएं हैं। इसका मतलब जब हम सांस लेते हैं तो ये कोशिकाएं क्या होती हैं, ऑक्सीजन, मतलब कि जो जो भी गैस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो क्या होती है, इसमें भर जाती है। अब ध्यान से सुनिएगा कि कैसे हमारा इनहेल और एक्सहेल हो रहा है, ब्रीदिंग क्या है, इस बात को हम समझेंगे। क्लियर है ना बात। चलो, तो अगर हम ये कहें कि मान लीजिए कि जब हमने सांस लिया तो एक कोशिका में क्या हुआ कि ऑक्सीजन लेते हैं,
तो भर गई। तो हम ये कहेंगे कि मैंने यहाँ पे, ये हमारी क्या है, एल्वियोली है, अर्थात कोपिका है। क्या है बेटा? कोपिका है। आगे ध्यान दीजिएगा, अगर हमने कोपिकाओं की बात किया तो यहीं से क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो क्या जुड़ी होती है? ब्लड वेसल्स। क्या होती है? ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये ब्लड वेसल्स कहाँ जाके लगी होती हैं? ये सेल के, कोशिका के अंदर। क्या कहेंगे? सेल अर्थात कोशिका। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब हमने यहाँ पे सांस लिया, सांस लिया, तो यहाँ पे गैसेस हैं, बहुत सारी ऑक्सीजन भर गई, ठीक है ना। ऑक्सीजन भर गई तो आप जानते हैं कि जो फ्लो होता है केमिस्ट्री में कि हाई टू लो गैसों का, उसे कहते हैं विसरण। क्या बोलते हैं? विसरण अर्थात डिफ्यूजन। तो इसका मतलब है कि डिफ्यूजन प्रोसेस से होगा क्या इसमें? डिफ्यूजन अर्थात जिसे हम कहेंगे हिंदी में विसरण। क्या बोलेंगे बेटा? विसरण। अब होगा इसमें ये कि जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स है तो यहाँ पे क्या होंगे? ब्लड होंगे, है ना। ये हमारी है रुधिर वाहिका। ये क्या है? रुधिर वाहिका। क्लियर? जिसे हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। जब हमने सांस लिया यहाँ पे तो ऑक्सीजन भर गई, तो यहाँ की तुलना में यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा हो गई, तो हमने कहा कि हाई टू लो कंसंट्रेशन फ्लो होगी, उसे क्या कहलाएंगे? विसरण कहते हैं। तो यहाँ की ऑक्सीजन ये ब्लड के साथ मिलेगी। ब्लड अर्थात ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। इसके साथ मिलकर यहाँ पे ऐसे जाएगी, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जो ब्लड है, हीमोग्लोबिन, इसको लेकर जाएगा। अब ये जो हमारी ऑक्सीजन थी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब जो है, जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से डिफ्यूजन होता है, विसरण प्रोसेस होता है, मतलब हाई टू लो, इधर लो है तो यहाँ पे फ्लो होने लगती। अब धीरे धीरे क्या होता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, मतलब कहने का है ये कि ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन दोनों मिलकर यहाँ पे आते हैं। अब क्या होता है कि हीमोग्लोबिन क्या यहाँ पे इस ऑक्सीजन को छोड़ देगा, इस ऑक्सीजन को क्या करेगा? यहीं पे छोड़ देगा, और खुद हीमोग्लोबिन अपना वापस चला जाएगा, फिर से यही प्रोसेस बार बार करता रहेगा। तब होगा क्या कि इस सेल के अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो यहाँ पे जो हमने ग्लूकोज लिया था, ग्लूकोज के फॉर्म में जो भोजन लिया था वो यहाँ पे आया था माइटोकॉन्ड्रिया में। तो C6H12O6 जब यहाँ पहुंचा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात के, तो ये ऑक्सीजन आएगा, इसके साथ क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा और ग्लूकोज के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। अब ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगा तो मैंने पढ़ाया है, पहले से ही बताया है कि जब भी हम C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो बनता क्या है? CO2। ये बनता क्या है? बात CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनती है। ध्यान देना। तो मैंने क्या कहा कि जब ये ऑक्सीजन आया, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन किया, तो ये बर्न हुआ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड H2O है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। अब क्या होगा कि इस यहाँ की तुलना में यहाँ पे इस जो ब्लड रुधिर वाहिका है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, वही सेम प्रोसेस, क्या? डिफ्यूजन प्रोसेस कि हाई टू लो। अब यहाँ पे बार बार ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जाएगा ऑक्सीजन को लेकर पकड़ के लाएगा, बार बार जाएगा, यहाँ से पकड़ के लाएगा। तो क्या होगा? ग्लूकोज हमारा बर्न होगा, तो एनर्जी ज़्यादा बनेगी, हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, लेकिन एनर्जी बनने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या होगा? ये बाहर की तरफ क्या करेगा? इसका भी विसरण होगा, इधर से तो निकलेगा। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे CO2, ध्यान देना, CO2 तो निकला, लेकिन हमने लिया क्या था? ऑक्सीजन। यही हमारा क्या कहलाता है? अंतःश्वसन और उच्छ्वसन। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसी को हम कहते हैं, यही जो प्रोसेस होता है, इसी को हम क्या कह देते हैं? ब्रीदिंग कह देते हैं। सांस लेना और छोड़ना क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन रेस्पिरेशन एक रासायनिक प्रोसेस, अभिक्रिया है। ठीक है ना। तो इनहेल समझ में आया सबको कि नहीं आया? कि जब हम सांस लेते हैं तो एल्वियोली एक गुब्बारे की तरह होती है, इसमें ऑक्सीजन भर जाती है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से एक एक डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे लो होती है ब्लड वेसल्स के साथ मिलकर। इसका मतलब है ऑक्सीजन क्या करेगा? ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है ना। यहाँ जाएगा, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, तो यहाँ एनर्जी तो मिलेगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? जनरेट होगा। अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए क्या होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? इसी विसरण प्रोसेस से बाहर निकलेगा। तो O2 लेना और CO2 देना, यही कहलाता है कि अंतःश्वसन और उच्च वसन। ठीक है। इनहेल और एक्सहेल। एल्वियोली के बारे में बता दिया,
ठीक है ना। ये सबसे छोटी इकाई होती है किसकी? लंग्स की। क्लियर है बात? समझ में आया हो जरूर बताइए। ठीक है। ऑक्सीजन का परिवहन, जैसे मैंने कहा कि हम जब अभी मैं रेस्पिरेशन में पढ़ रहा हूँ, मतलब इनहेल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? इनहेल कर रहा हूँ, अंतःश्वसन। तो हमने देखा कि ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन दो रूपों में होता है, दो रूप में होगा। अब हम चूंकि जानते हैं कि हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड अर्थात रक्त या रुधिर कह दें, रक्त या रुधिर कह दें, चलो मैंने रुधिर कह दिया। ठीक है। अगर हम रक्त या रुधिर की बात करें तो हम ये जानते हैं कि दो पार्ट होता है, ध्यान देना। एक तो होता है प्लाज्मा, और एक क्या होता है दूसरा? प्लाज्मा के बाद सेल होता है। ठीक है ना। प्लाज्मा अर्थात 55% होता है, ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंट? 55% होता है। सेल कितना होता है? 45% होता है। सेल के तीन भाग होंगे, ठीक है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ठीक है। तो आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहते हैं, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बिम्बाणु जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, लाल रक्त कणिका, कोशिका। ठीक। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो प्लाज्मा है, तो अब ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा कि ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन दो रूपों में होता है। नंबर एक क्या? रक्त प्लाज्मा में घुलकर 2%, अर्थात जितना भी जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उसका मात्र 2% सिर्फ किसके साथ घुलेगा? प्लाज्मा के साथ, प्लाज्मा के साथ। ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में 98%। इसका मतलब क्या है कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो पूछा जाएगा कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मेनली किस रूप से होता है? ऐसा पूछा जाए कि रक्त में या रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, तो आप कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। क्लियर है ना? चलिए भाई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कैसे? कि ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगा तो ऑक्सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा 98%। ये नाम मात्र का 2% रहता है। क्लियर है ना बात? चलते हैं आगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि नहीं? आगे चलते हैं। तो मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, भाई सीधी सी बात है कि जब हम सांस ले रहे हैं तो हमने ऑक्सीजन लिया, लेकिन हम सांस छोड़ेंगे तो क्या छोड़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। तो उसका भी ट्रांसपोर्टेशन होगा कि नहीं होगा? ट्रांसपोर्टेशन मतलब है कि वो अंदर से आएगा। क्लियर? तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन की अगर मैं बात करूंगा तो प्लाज्मा में घुलकर, इसका मतलब मैंने भी बताया कि ब्लड के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा में 10%, जिसका मतलब जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर निकल रही है उसका 10% तो प्लाज्मा के साथ ट्रांसपोर्टेशन हो जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है। हीमोग्लोबिन के साथ आबंध बनाकर 5%। इसका मतलब ये है कि बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में 85%। तो अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन किस फॉर्म में होता है? तो आप कहेंगे बाइकार्बोनेट के आयनों के रूप में, बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। बात क्लियर है? नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा साथ साथ, जिससे कि खुद का लिखा हुआ ज़्यादा समझ में आता है। अब हम बात करेंगे आगे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जैसे कि श्वसन अंग। श्वसन, जैसे हम सांस लेते हैं, हम लोग इंसान हैं, हम सांस किससे लेते हैं? हमने भी बताया कि नाक से सांस ले रहे हैं। श्वसन तंत्र के अंग क्या क्या? उससे नहीं, हम पूछे कि श्वसन के अंग कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो जैसे अलग अलग, जैसे मैंने कहा गलफड़े, गिल्स की बात करूंगा, तो गिल्स से सांस कौन लेता है? प्रॉन, जो एक जलीय जीव होता है, एक्वेटिक। ये मछली, फिश। अब मछली में दो मछलियां होती हैं, एक डॉल्फिन है ना, एक व्हेल, ये मैमल्स में आ जाती हैं। इन दोनों को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर, है ना, व्हेल और डॉल्फिन, इन दोनों को छोड़कर, क्योंकि ये किसके कैटेगरी में आती हैं? ये आती हैं आपकी स्तनधारी के कैटेगरी में, स्तनधारी कैटेगरी में। तो यहाँ पे हम कहेंगे, और इसका मतलब है कि जो जलीय जीव होते हैं वो किसी शिशु मेढक, इसे हम कहते हैं टैडपोल। क्या बोलते हैं बेटा? टैडपोल। और टैडपोल का और नाम क्या है? टैडपोल कहते हैं कि शिशु मेढक। इसका मतलब है कि जब मेढक का बच्चा अर्थात छोटा होता है तो उसे हम कहते हैं शिशु मेढक या टैडपोल। तो किससे सांस लेगा? वो गिल से सांस लेगा। अब त्वचा की बात करेंगे, स्किन से, त्वचा अर्थात स्किन से। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा? स्किन से। स्किन सांस लेने वाले कौन सा है? केचुआ और मेढक।
अब आप बात करेंगे कि वो भी शिशु मेढक और ये मेढक, अभी बारे में डिस्कस कर लेंगे। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, अब एक क्वेश्चन कहेंगे, हम पूछेंगे आपसे कि मेढक किससे सांस लेता है। क्वेश्चन हमारा है कि मेढक किससे सांस लेता है। मेढक किससे सांस लेता है, तो नंबर एक क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, अगर मैं कह दूं कि गलफड़े से, है ना, गलफड़ा से, ठीक। दूसरा हमने कहा त्वचा से, ठीक है ना। फिर मैंने कहा आपसे कि फेफड़े से, क्या कहा मैंने, फेफड़े से। उसके बाद ने कहा सभी से। बताइए आंसर क्या होगा, कमेंट करके जरूर आंसर बताएं। तो ध्यान रखिएगा, एक्चुअल मेढक है जो ना, ये एक उभयचर है। क्या है, उभयचर है। तो मेढक एक्चुअल में क्या होता है कि 3 अवस्थाओं में रहता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम मेढक की बात करें, मेढक की बात करें तो मेढक 3 अवस्था, जैसे क्या, एक तो मैंने कहा टैडपोल, एक मैंने क्या कहा, टैडपोल, जब वो टैडपोल कंडीशन में होगा। दूसरा मैंने क्या कहा आपसे कि जब वो एडल्ट होगा, कैसा होगा, एडल्ट होगा, ठीक। एक होता है हर्बिनेशन अवस्था, हर्बिनेशन, इसको बताता हूं क्या है, जिसे हम बोलते हैं सुप्तावस्था। क्या बोलते हैं, सुप्तावस्था। इस बात को समझिएगा कि एक्चुअल में सुप्तावस्था है क्या। देखो, जब मेढक है तो मेढक का बच्चा रहेगा, जब टैडपोल है मतलब मेढक का बच्चा, तो किससे सांस लेगा, आप कहेंगे सर वो गिल से सांस लेगा, ठीक। लेकिन जब एडल्ट है तो किससे लेगा, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, टैडपोल है तो गलफड़े से लेगा, और एडल्ट है तो फेफड़े से लेगा, ठीक। एडल्ट है तो किससे लेगा, फेफड़े से लेगा। लेकिन हाइबरनेशन मतलब सुप्तावस्था, इसका मतलब ये है सुप्तावस्था का कि जैसे आप देखिए मेढक बरसात में बहुत निकल के आते हैं, लेकिन आप सोचिए कि गर्मी में कहाँ रहते हैं और ठंडी में कहाँ रहते हैं, तो इसका मतलब है कि वो सुप्तावस्था में रहते हैं। इसका मतलब जब सुप्तावस्था में रहेंगे तो वो त्वचा से लेंगे। इसका मतलब ये है कि आप मुझे बताइए कि इसका मतलब, अब जो मेढक है, बरसात कितने महीने की होगी, मोटा मोटा मान लेंगे हम 4 महीने की होगी, तो 8 महीने क्या होगा, वो हाइबरनेशन अवस्था में होगा। तो मेढक किससे सांस लेता है, तो सामान्यतः अगर अलग से क्वेश्चन पूछा जाए तो ज्यादातर किससे लेगा, वो त्वचा से लेता है, क्योंकि हाइबरनेशन अवस्था में रहता है। समझ में आया कि नहीं आया। अब केचुआ जो अर्थवार्म है, केचुआ जो अर्थवार्म है, ये किससे लेगा, त्वचा से सांस लेगा। इसे हम ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। श्वास नली मतलब श्वास नली या श्वसन नलिकाओं बोलते हैं। जो हमारा कीट होते हैं, जितने भी इंसेक्ट आते हैं, ध्यान रखना इस बात को, जो भी इंसेक्ट की कैटेगरी में आएंगे, जो इंसेक्ट होते हैं, वो जैसे कि तिलचट्टा है, पूछा जाता है सबसे ज्यादा यही, इसलिए मैंने इसको लिख रखा है यहाँ पे। वो जो तिलचट्टा है वो श्वसन मतलब कि ट्रैकिया से सांस लेता है, जो श्वास नली होती है। समझ में आई बात, आगे चलते हैं। शरीर की सतह द्वारा एक जीव होता है स्पोंज, क्या होता है, स्पोंजेस होते हैं। उनके शरीर में क्या होता है कि स्पोंजेस, अब शरीर की सतह द्वारा यहाँ पे गैप होता है, ठीक है ना, उस गैप के माध्यम से, गैप में छिद्र होता है, उसके छिद्र, उस छिद्र के माध्यम से क्या करते हैं, वो सांस लेते हैं। समझ में आया कि नहीं। स्पोंज, स्पेंज एक ऐसा जीव है जो, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि शरीर की सतह और त्वचा में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। ये त्वचा यहाँ पे डायरेक्ट गैप होता है, उसी गैप के थ्रू मतलब होल के थ्रू क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है। फेफड़े सांस लेने वाले कौन कौन से हैं, तो मैंने कहा उभयचर। उभयचर का मतलब है कि एम्फीबियन। क्या है, एम्फीबियन। अब एम्फीबियन क्या है, ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों पे रहते हैं। कहाँ पे, जो जल पे भी रहते हो, जल में भी रहते हो, और स्थल में भी रहते हो। कहाँ रहते हो, स्थल में भी रहते हो। इसका मतलब मेढक किस में आएगा, मेढक किस में आएगा, आप मुझे बताइए। मेढक जल में भी रहता है, ठीक। तो मैंने आपसे क्या कहा कि ये ज्यादातर कहाँ रहता है, सुप्तावस्था में रहता है। लेकिन स्थल में कितने दिन दिखाई पड़ेगा आपको, बस ज्यादा से ज्यादा बहुत कम टाइम। तो हमने क्या कहा कि मेढक है जो एक उभयचर है, ठीक। तो किससे लेगा, वो जो भी उभयचर होंगे वो किससे लेगा, फेफड़े से लेगा। सरीसृप जो रेप्टाइल होते हैं, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर जो भी रेप्टाइल है जैसे सांप वगैरह है, ठीक है ना, ये किससे सांस लेते हैं, फेफड़े से सांस लेते हैं। जो पक्षी हैं, जितने भी बर्ड हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, वो कहाँ सांस लेंगे, वो भी फेफड़े से सांस लेंगे। अब जो मैमल्स आते हैं, क्या आते हैं, मैमल्स, मैमल्स स्तनधारी, स्तनधारी। स्तनधारी होते क्या हैं, जिनमें दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, उन्हें हम स्तनधारी कहते हैं।
इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी हम लोग क्या हैं, मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं। इसका मतलब जितने भी स्तनधारी होते हैं वो सारी सांस कहाँ से लेते हैं, फेफड़े से सांस लेते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम श्वसन की दर की बात करेंगे। रेट क्या है, आप देखिए कि जो बच्चे एडल्ट हैं, हम लोग तो बहुत आराम सांस लेते हैं, 12 से प्रति मिनट 12 से 20 बार लेते हैं। ठीक है ना, देखिए हार्ट का जो दर है वो अलग है, 72 बार प्रति मिनट। यहाँ पे श्वसन की बात हो रही, कंफ्यूजन मत होना, नहीं पेपर में आ जाए कंफ्यूज हो जाओ यहाँ पे। ठीक है ना, श्वसन की दर तो वयस्कों में कितनी होती है, 12 से 20 मिनट प्रति 20 बार प्रति मिनट। इसका मतलब 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस हम लेते हैं। ठीक है ना, इनफैंट मतलब नवजात शिशु में, आप नवजात शिशु को देखिए ऐसे चलती रहती है, इसका मतलब बहुत जल्दी जल्दी तेजी से सांस लेते रहते हैं। इसका मतलब 25 से 40 बार प्रति मिनट, 1 मिनट में 25 से 40 बार शिशु लेते हैं, साथ नवजात शिशु। श्वसन केंद्र मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। एक्चुअल में हमारे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, एक होता है मध्य, एक होता है अग्र, एक होता है पश्च। तो ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये हमारे मस्तिष्क का भाग है। तो आपसे पूछा जाएगा कि श्वसन का केंद्र कहाँ है, श्वसन का केंद्र कहाँ। जैसे केंद्र का मतलब क्या हुआ, जैसे हम चाहते हैं कि अपनी सांस को हम रोक लें, हम जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर दें, तो ये सब कुछ कैसे, मैं अपने हाथ को हिला रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो हमारे ये मस्तिष्क से सब कुछ हो रहा है ना। इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं हम सांस बहुत तेज से लें, हम चाहते हैं 1 मिनट के लिए सांस रोक लें अपनी। तो ये सब जो कंट्रोल होगा मस्तिष्क से होगा, और मस्तिष्क के कौन से भाग से होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा से होगा। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। मैंने कहा पौधों में गैसों का विनिमय, पौधों में गैसों का विनिमय मतलब कि गैसियस एक्सचेंज जो है वो कैसे होगा। तो देखो ध्यान से कि यहाँ पे दिन और रात की अगर हम बात करें, तो दिन में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, और श्वसन होता है कि नहीं होता, नहीं होता है, ठीक। और अगर रात की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे श्वसन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश संश्लेषण केवल और केवल दिन में होता है, ठीक है ना, लेकिन श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। प्रकाश संश्लेषण रात में नहीं होता, क्यों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, दृश्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्लियर है बात यहां तक, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। पौधों में, अरे सॉरी, गैसों का विनिमय, तो वही आ गया था कि पौधों में गैसों का विनिमय रंध्रों एवं वातरंध्रों के द्वारा होता है। अब देखिए वातरंध्र और रंध्र क्या है, इस बात को समझाएंगे। रंध्र और वातरंध्र, ठीक है ना, वातरंध्र, ठीक। अब जैसे हमने क्या कहा, यहीं पे एक पेड़ बनाते हैं ऐसे, तो इस पेड़ में एक पत्ती है, क्या है, पत्ती है। तो पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्या होते हैं बेटा, इसको यहाँ पे काट देना, और इस पॉइंट को हम यहाँ देखेंगे। पौधों में गैसों का विनिमय कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे जो छिद्र है इसे हम कहेंगे स्टोमेटा। यहाँ पे जो छिद्र है इसको क्या कहेंगे, स्टोमेटा, है ना, इसे हम रंध्र बोलते हैं। रंध्र को ही हम कहेंगे छिद्र, इसी को स्टोमेटा कहते हैं। तो पौधों में गैसों का विनिमय रंध्रों, तो आपसे पूछा जाए कि स्टोमेटा या रंध्र कहाँ पाया जाता है, तो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाएगा, ये पत्ती में पाया जाएगा, कहाँ पे। लेकिन अगर जो वातरंध्र है ये कहाँ जाएगा, तनों में छिद्र पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तनों में छिद्र पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये जो वातरंध्र है ये कहाँ पाया जाएगा, तनों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी एक छिद्र होता है, लेकिन इस छिद्र का नाम है वातरंध्र, और जो पत्तियों में होता है वो रंध्र बोलते हैं। तो गैसों, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, रंध्रों एवं वातरंध्रों के द्वारा होता है। क्लियर है बात। द्वार कोशिका, है ना, रंध्रों का खुलना एवं बंद होना नियंत्रित करती है, ठीक है ना। तो याद रखना कि जो द्वार कोशिका होती है वो जो रंध्र है, कहने का मतलब है कि जो पत्तियों में छेद हैं, ठीक, इनका खुलना एवं बंद होना नियंत्रित करती है, जिसे कहते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं बेटा, गार्ड सेल, गार्ड सेल, जिसे हम कहते हैं द्वार कोशिका। द्वार कोशिकाएं रंध्रों का खुलना एवं बंद होना नियंत्रित करती हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, यस। अगर द्वार कोशिकाएं ना पाई जाएं तो रंध्रों का खुलना और बंद होना किससे कंट्रोल हो रहा है, द्वार कोशिकाओं से, जिसे हम कहते हैं गार्ड सेल। क्या कहते हैं, गार्ड सेल। तो हमारे जो रंध्र मतलब कि पत्तियों और तनों में जो छिद्र हैं, है ना, उसको कौन बंद हो रहा है फिर खुल रहा है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, उसको कंट्रोल हमारी द्वार कोशिकाएं कर रही हैं। क्लियर है। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना रक्षक कोशिकाओं, ठीक है ना,
रक्षक कोशिकाओं में स्फीति दाब, इसी को स्फीति दाब जिसे हम टारगेट प्रेशर बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसे? टारगेट, टारगेट प्रेशर। तो ध्यान दीजिए कि रंध्रों का खुलना एवं बंद होना रक्षक कोशिकाओं के स्फीति दाब में परिवर्तन के कारण होता है। जब भी जो हमारी जो गार्ड सेल हैं उसमें जब चेंजेज आते हैं, इसमें स्फीति दाब में परिवर्तन के कारण, इसका मतलब जो भी टारगेट प्रेशर होगा उसमें दाब के कारण ही क्या होता है, रक्षक कोशिकाओं की जो टारगेट प्रेशर होता है, रक्षक कोशिकाओं के स्फीति दाब पर जो परिवर्तन होगा उससे क्या होगा, रंध्रों का खुलना एवं बंद होना सुनिश्चित होता है। क्लियर है ना बात? आगे चलते हैं। फिर लास्ट में बात करते हैं हम कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन, क्या बोलते हैं हम इसे? ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन। ठीक है, अब हम बात करें कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जैसे क्या है कि देखिए वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन, देखिए ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन को ही हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अब देखो ये पत्तियां हैं, पत्तियों में जो भी हम यहाँ पे जो वाटर होता है, इवेपोरेशन हो रहा है, यहाँ पे जो जल है वो भाप के रूप में क्या हो रहा है, उड़ रहा है। तो कह रहा है कि पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना, जल का वाष्प के रूप में उड़ना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन की जो दर है, जैसे पूछा गया कितना जो इवेपोरेशन, सॉरी जो ये ट्रांसपिरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन नहीं, ठीक है ना, जो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है वो किससे मापा गया, कितनी उसकी रेट है? तो आप कहेंगे उसको मापने के लिए एक यंत्र होता है, उस यंत्र का नाम है क्या? फोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है ना, तो हमने श्वसन के लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप प्रीवियस क्वेश्चन करिएगा, बाकी अपने साइड से हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, ये बात हम बार बार कह रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर आपको मिलते हैं, धन्यवाद।